योग्यता है आप, और साथ ही आपने डीएलएड किया है। सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि मूल रूप से आप कक्षाएं निश्चित की लेते हैं, लेकिन आपकी कुछ विशिष्ट प्रतिभाओं के चलते कक्षा 9 10 में भी उनको भेजा जाता है। खास करके एनईपी 2020 के रेस्पेक्ट में अगर बात करें, तो कुछ वोकेशनल कोर्सेज भी स्टार्ट किए गए हैं, जैसे अपैरल है, यानी एम्ब्रॉयडरी है। क्योंकि आप क्या कॉमर्स से रिलेटेड हैं, इसलिए फिनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट पर भी आपने सीबीएसई के द्वारा 6 दिवसीय वेबिनार अटेंड किया था, और वहां से भी आपने विशिष्टता हासिल की है। अभी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, फिनेंशियल मार्केटिंग, इस सब सारे विषयों को भी आप लेते हैं। और चूंकि इनकी हॉबी है, इसलिए एम्ब्रॉयडरी में भी है, हैंडक्राफ्ट में भी है, इसमें भी आप बच्चों को वोकेशनल कोर्सेज की दृष्टि से ट्रेनिंग देते हैं। गणित के आप बहुत ही सुलझे हुए आचार्य हैं, और बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी एक विशिष्टता ये है, कलात्मकता, एस्थेटिक सेंस, सौंदर्य बोध कुछ इस तरीके से है कि जिस बच्चे के साथ प्रोजेक्ट वर्क में जुट जाएंगे, समझ लीजिए कि बहुत ही उत्कृष्ट स्थिति आती है। तो हमें विश्वास है कि चूंकि ये विषय, जिस विषय पर हम लोगों को आज मार्गदर्शन करने वाले हैं, एक बहुत ही उपयोगी विषय है, हम सबको भी जानना चाहिए। क्योंकि अब हम लोगों को वित्तीय प्रबंधन भी, अर्थ प्रबंधन भी बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, और हमें भी इसका बोध होना चाहिए। तो खैर, इससे जुड़ा हुआ कुछ विषय है, और बिना किसी समय को व्यतीत किए हुए मैं चाहूंगा कि विषय प्रस्तुत करें विश्व शंकर शर्मा जी। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानाचार्य जी का, जिन्होंने मेरा इतना परिचय दिया। वैसे मेरी कोशिश बस इतना ही रहती है कि मैं जो भी दूं बच्चों को, वो अपना बेस्ट दूं। आगे मैं शिवशंकर शर्मा, सरस्वती विद्या मंदिर केशव नगर सदातपुर से आप एक रिसोर्स पर्सन के रूप में आपके सामने हूँ, और टॉपिक है हमारा बेसिक्स इन अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी को जानने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर व्यवसाय है क्या, क्योंकि अकाउंटेंसी जो है वो व्यवसाय से रिलेटेड चीज है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर व्यवसाय है क्या। तो व्यवसाय जो है, हम लोग साधारण तौर पर जानते हैं कि बिजनेस करना, एक दुकान खोल लिए और सामान की खरीद बिक्री करते हैं और कुछ धनोपार्जन करते हैं। असल में अगर हम व्यवसाय की परिभाषा की बात करें, असल में जो हम देखते हैं व्यवसाय को, बिजनेस को, तो व्यवसाय एक ऐसी आर्थिक क्रिया है, आर्थिक मीन्स धनोपार्जन, जिससे हम लोग धन कमाते हैं। तो एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से वस्तु या फिर सेवाओं का नियमित रूप से उत्पादन, क्रय विक्रय, विनिमय और हस्तांतरण होता है। एक व्यवसाय में ये होता है। कहने का मतलब कि जब हम कभी कोई भी काम अगर करते हैं, कोई भी व्यवसाय अगर हम करते हैं, तो उसमें मूल रूप से एक हमारा उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना। और उस प्रॉफिट को कमाने के लिए हम क्या करते हैं, वस्तुओं का प्रोडक्शन भी करते हैं। अगर रिटेलर दुकान है तो वो वस्तुओं की क्या करते हैं, वो खरीद बिक्री करते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ हमें यह भी जानना होगा कि जब हम कोई व्यवसाय करते हैं, तो
जो व्यवसाय है, किसी भी चीज का जो हमारा बिजनेस, पर्टिकुलर जो बिजनेस होता है, वो बिजनेस और उस बिजनेस का जो मालिक होता है, अगर मैं कोई व्यवसाय अगर मैं कर रहा हूँ, तो उसका अगर मैं मालिक हूँ और एक ऑनर हूँ, तो व्यवसाय के लिए ऑनर एक अलग पर्सन होता है और व्यवसाय एक अपना अलग पर्सन होता है, दोनों ही अलग होता है। हम हमेशा ये गलती कर बैठते हैं, ये समझ पाते हैं या हमें अपने स्टूडेंट्स को भी ये समझाना होगा, बताना होगा उनको कि व्यवसाय एक अलग चीज होती है और व्यवसाय का जो मालिक होता है, जो उस व्यवसाय को चला रहा होता है, वह एक अलग पर्सन होता है। दोनों में यही अंतर है। व्यवसाय के लिए जो उसका मालिक होता है, एक तरह से क्रेडिटर्स होता है। अब क्रेडिटर्स किस रूप में होता है? क्योंकि वह व्यवसाय में क्या करता है? पूंजी लगाता है। पूंजी लगाता है, व्यवसाय प्रारंभ करता है और एक एम्प्लॉय की तरह वह क्या करता है? व्यवसाय को चलाने का काम करता है, उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए जब भी अगर कोई व्यवसाय या कोई बिजनेस अगर डिसॉल्व होता है, दिवालिया होता है, तो उसमें जो भी उस व्यवसाय की जो संपत्ति होती है, उस संपत्ति को सबसे पहले क्या होता है कि उससे जो भी पैसा प्राप्त होता है, उसकी संपत्ति को बेचने के बाद जो भी पैसा प्राप्त होता है, जो भी आय आती है, उससे जो बाहरी क्रेडिटर्स होता है, बाहरी जो लेनदार होते हैं, उनको पहले दिया जाता है और फिर अंत में जो व्यवसाय का मालिक होता है वह लेता है। क्योंकि वह व्यवसाय चला रहा है, व्यवसाय में अपनी पूंजी लगाता है, इसलिए वह व्यवसाय से पैसा लेने का हकदार भी होता है। दोनों में यही फर्क होता है। अब आगे हम जानते हैं इसमें कि व्हाट इज अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी आखिर है क्या? तो मूल रूप से इसका जो परिभाषा है कि अकाउंटेंसी इज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड रिपोर्टिंग ऑन बिजनेस ट्रांजैक्शन फॉर अ बिजनेस। It provides feedback to management regarding the financial result and status of an organization. Accountancy is the field of knowledge that shows the route to accounting. It is also known as language of business. कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो अकाउंटेंसी होता है उसमें हम लोग जो भी काम करते हैं उस काम को रिकॉर्डिंग करते हैं, उसका क्लासिफाई करते हैं, उसका रिपोर्ट तैयार करते हैं। उसका रिपोर्ट तैयार करने के बाद जो हमारा लास्ट में जो फिनेंशियल ईयर होता है, हमारा जो फिनेंशियल ईयर होता है वह 1 अप्रैल से 1 मार्च का हमारा फिनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, तो इस फिनेंशियल ईयर में जो इसका स्टेटमेंट तैयार किया जाता है कि आखिर हमारा जो बिजनेस है वह किस ओर जा रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है। हम किसी भी तरह का व्यवसाय करते हैं, किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं, तो एक उद्देश्य हमारा प्रॉफिट कमाना होता है, जिसमें हम लोग यह देखते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वह किस ओर जा रहा है। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। एक बिजनेसमैन जो होता है वह उसको बिजनेस और अकाउंटेंसी का दोनों का जो है ज्ञान होना चाहिए। बिजनेस का भी ज्ञान होना चाहिए उसे और उसे अकाउंटेंसी का भी ज्ञान होना चाहिए। बिजनेस का ज्ञान इस पर्पस से होना चाहिए कि हम जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं उसको हम कैसे करेंगे। अकाउंटेंसी का ज्ञान इसलिए होना चाहिए क्योंकि वह बिजनेस उसका किस ओर जा रहा है, प्रॉफिट की तरफ जा रहा है, लॉस की तरफ जा रहा है, उसको देखने के लिए, समझने के लिए केवल मालिक को ही नहीं बल्कि उसके जो भी कहते हैं कि क्रेडिटर्स होते हैं और भी बहुत सारे, उनको ये जानना जरूरी होता है कि आखिर बिजनेस का क्या प्रोसेस है। तो बिजनेस में जो प्रोसेस होता है
शुरुआत के दिनों में जब हम कोई बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस अगर हम खोलते हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग करते हैं जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री, उसके बाद हम उसका क्लासिफाई करते हैं। जर्नल एंट्री मीन्स रिकॉर्डिंग करना, जो भी ट्रांजैक्शन होता है, किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन होता है, उसको हम रिकॉर्डिंग करते हैं और उसका नाम देते हैं हम लोग जर्नल एंट्री। उसके बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं। क्लासिफाइंग करने का मतलब वहां से हम लोग उसको उठा करके ले जाते हैं, क्या, उसका लेजर बनाते हैं, इंडिविजुअल लेजर बनाते हैं। इंडिविजुअल लेजर बनाने से हमें यह लाभ होता है कि किसके पास कितना बकाया है, किससे हमें कितना लेना होता है, किसको हमें कितना देना होता है, उसके बारे में हमें एट ए टाइम उसी समय पता चल जाए, इसलिए हम लोग उसको क्लासिफाइंग करते हैं। क्लासिफाइंग, उसके बाद हमारा आता है फाइनल अकाउंट बनाना। फाइनल अकाउंट यानी कि बिजनेस का एक जो फाइनल अकाउंट होता है, जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, यह जानने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस जो हम किसी तरह का जो बिजनेस कर रहे हैं, उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। उसके बाद हमारा जो लास्ट होता है बैलेंस शीट बनाना, जो जिसको कहते हैं रिपोर्टिंग। उससे हमें पूरा पता चल जाता है बिजनेस की वस्तु स्थिति, जो बिजनेस का क्या प्रोग्रेस हो रहा है। बिजनेस के प्रोग्रेस को देख करके हम लोगों से, अपने मैनेजमेंट से, उस बिजनेस के जो मैनेजमेंट होते हैं, उससे फीडबैक भी लेना हमें जरूरी होता है कि जो भी हमारा जब अगर हम किसी चीज का अगर हम फीडबैक नहीं लेते हैं, तो उसका जो हम किसी चीज का अगर बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम अगर मोबाइल का ही अगर बिजनेस कर रहे होते हैं, तो लोगों से हमको उसका क्या होता है, फीडबैक लेना होता है। अगर हम लोगों से फीडबैक नहीं लेंगे, तो हमें यह नहीं पता चल पाएगा कि मोबाइल का जो बिजनेस है एक्चुअल में हमारा किस ओर जा रहा है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं या फिर लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। तो फीडबैक भी हमारे लिए एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज होता है अकाउंटेंसी के लिए। तो फीडबैक लेना हमें जरूरी होता है। अकाउंटेंसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं लेखा शास्त्र, ठीक है। तो लेखा शास्त्र दो शब्द से है। लेखा जिसका अर्थ होता है हिसाब रखना, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि कोई भी बिजनेस अगर हम कर रहे होते हैं, तो उसमें हिसाब रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और दूसरा होता है शास्त्र, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। तो हिसाब का ज्ञान होना जरूरी होता है, ठीक है। इसके आगे हम लोग जब बढ़ते हैं, तो अकाउंटेंसी में मैंने कहा कि लिखना भी पड़ता है। ये अकाउंटेंसी जो है वो इसमें हम लोग दो चीज को शामिल करते हैं, एक तो अकाउंटिंग को और दूसरा बुक कीपिंग को शामिल करते हैं। अब अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में फर्क बस इतना होता है कि अकाउंटेंसी एज अ प्रिंसिपल और अकाउंटिंग जो होता है हमारा, अकाउंटिंग जो है हमारा, वो उस प्रिंसिपल के आधार पर जो हम लिखते हैं, वो तरीका होता है उसको लिखने का, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, meaning of accounting means proper definition of accounting is that it is the process of recording, summarizing, analyzing and reporting the financial transaction to a business. Ravi ji, next slide. Meaning of accountancy. Yeah. तो अकाउंटेंसी का जो डिफिनीशन है मूल तौर पर है, क्योंकि ये अकाउंटेंसी से ही रिलेटेड होता है, इसलिए ये क्या है, रिकॉर्डिंग, लिखना, उसको फिर समराइज करना, जैसा मैंने बताया कि लेजर तैयार करते हैं, फिर उसका फाइनल अकाउंट बना करके, फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं मतलब उसका एनालाइजिंग करते हैं, और फिर उस फाइनल अकाउंट के आधार पर हम उसका रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसको हम लोग बैलेंस शीट बोलते हैं, ठीक है। It explains how a business organization record organization and reports this transaction to regulators and other parties.
It helps to translate the working of business in tangible reports for the process of tracking assets, liabilities, expenses, income, and equity. Basic knowledge of accounting is important to understand that financial term and to participate in the business world. कहने का मतलब है कि जो हम लोग जो भी रिपोर्ट हम लोग जो तैयार करते हैं, वो जो रिपोर्ट है हमें यह मदद करता है कि हम अपने बिजनेस में किस तरह का वर्किंग कर रहे हैं, किस तरह से हम उसका काम कर रहे हैं, उसमें हमें और क्या इम्प्रूव करने की जरूरत है, और उसमें अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ अगर गलत चीज हो रहा है तो उसको भी हमें हटाने की जरूरत है। जैसे अभी मैंने मोबाइल का उदाहरण लिया, तो उसमें हम और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। तो शुरुआत के दिनों में आप देखे होंगे कि जब मोबाइल आया था तो उस समय बटन वाला मोबाइल हुआ करता था, उसके बाद फिर धीरे धीरे ये बढ़ता गया, 2G मोबाइल आया, स्क्रीन टच मोबाइल आया, 3G आया, 4G और अब 5G आने वाला है। तो ये क्या है, ये मोबाइल का एक जो ऑनर है वह यह देख रहा है कि हमारे मोबाइल को लोग पसंद करें, ज्यादा से ज्यादा खरीद सके, तो उसमें और क्या चेंजेस ला सकते हैं जिससे लोगों की डिमांड बढ़े, हमारा जो बिजनेस है और ज्यादा आगे बढ़े। तो वो बिना रिपोर्ट के नहीं हो सकता है, बिना फीडबैक के नहीं हो सकता है। लोगों का जो कहते हैं कि फीडबैक लेना, तो उसके आधार पर ये काम होता है। नेक्स्ट स्लाइड रवि जी। इसके बाद हम लोग आइए जानते हैं कि बुक कीपिंग, मैंने बात किया था बुक कीपिंग के बारे में। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुस्तक पालन, ठीक है। तो बुक कीपिंग जो है, जिसे हम लोग एक कहते हैं कि यह आर्ट भी है और साइंस भी है, ये दोनों चीज है बुक कीपिंग, ठीक है। अब आर्ट कैसे है और साइंस कैसे है, इसका चर्चा करते हैं। वैसे बुक कीपिंग की अगर परिभाषा कहें कि जनरल, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन दैट have occurred in the course of business. Bookkeeping is an integral part of accounting and focus on recording day-to-day financial transaction of the business. Bookkeeping as हम लोग उसका दूसरा नाम जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जर्नल एंट्री। प्रतिदिन का जो काम होता है, उस काम को हम लोग बुक कीपिंग में क्या करते हैं, उसका ट्रांजैक्शन लिखते हैं। प्रतिदिन का डे टू डे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी होता है, उसको प्रतिदिन हम उसको क्या करते हैं, लिखने का काम करते हैं, उसको लिखते हैं। अगर हम नहीं लिखेंगे अपने फिनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी हमारा प्रतिदिन का होता है, अगर हम नहीं लिखेंगे कितना आया, कितना गया, कितना हमारा खर्च हुआ, ये सब अगर हम नहीं लिखेंगे, तो लास्ट में हमारा जो फिनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, बैलेंस शीट बनता है, फाइनल अकाउंट बनता है, उसमें हमें परेशानी हो जाएगी। और किसको हमें कितना देना है और किससे हमें कितना लेना है, दैट मीन्स कि अगर हमें किसी व्यक्ति से लेना होता है, उसे हम लोग उस कंडीशन में हम उस व्यक्ति के लिए क्रेडिटर्स होते हैं और वह व्यक्ति हमारे लिए डेटर होता है। अगर जिससे लेना है वो डेटर होता है और जिसको हमको देना है वो हमारे लिए क्रेडिटर्स होते हैं। तो ये दो पक्ष हैं, एक डेटर और दूसरा होता है क्रेडिटर्स। ये दो पक्ष होते हैं, ठीक है, एक लेने वाला और दूसरा होता है देने वाला। तो बुक कीपिंग, मैंने बात कहा कि आपको कि बुक कीपिंग एक कला भी है और विज्ञान भी है, आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट इसलिए है क्योंकि इसको एक लिखने का तरीका होता है कि हम इसका कैसे एंट्री करेंगे। तो एंट्री करने का एक तरीका होता है,
जिसे बच्चों को बताना भी होता है हमें कि हाँ कैसे इसका एंट्री करेंगे, ठीक है। और साइंस इसलिए होता है, विज्ञान ये इसलिए होता है क्योंकि ये क्या है कि एक प्रिंसिपल पर आधारित है। जैसे साइंस में अगर किसी चीज को हम करते हैं वह प्रिंसिपल पर आधारित होता है, एक सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक उसी तरह से यह भी एक सिद्धांत पर ही आधारित होता है कि हमें इस चीज को डेबिट करना है और इस चीज को हमको क्रेडिट करना है, किससे लेना है और किसको देना है। तो एक सिद्धांत पर ही ये आधारित होता है। प्रतिदिन के ट्रांजेक्शन जो भी हमारा होता है उसको हम लोग लिखते हैं। प्रतिदिन के ट्रांजैक्शन को लिखने के बाद लेजर, अब लेजर क्यों बनाते हैं? तो लेजर हम लोग को इसलिए बनाना होता है कि जब हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं तो उसमें सारे दिन भर के ट्रांजैक्शन, पूरे महीने भर का जो ट्रांजैक्शन होता है, या यूं कहें कि पूरे साल भर का जो ट्रांजैक्शन होता है, सब एक ही पेज में लिखा हुआ होता है। एक पेज, दो पेज, सब मिक्स होता है। वहां से एक पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए छांट करके निकालना बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमें लेजर यानी कि बही खाता बनाने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हमें इंडिविजुअली यह पता चल सके कि किसके अकाउंट में कितना है, क्या लेना है और किसको क्या देना होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग फिनेंशियल अकाउंट ये लेजर हम लोग बनाते हैं। लेजर के बाद उसका समराइजिंग जब हम करते हैं तो उसका ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में भी इसके दो पक्ष, हमेशा दो पक्ष होता है, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। दोनों पक्ष का जोड़ जो होता है वह इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के आधार पर हम फाइनल अकाउंट, और फाइनल के अकाउंट के आधार पर हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अब है कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में आखिर डिफरेंस क्या है तो दोनों एक ही चीज। अकाउंटिंग लिखने के तरीके को बताता है और बुक कीपिंग में हम लोग क्या करते हैं उसको लिखते हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। पहला है कि इट इज द प्रोसेस कंसर्न्ड विथ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग में हम कोई भी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं। अकाउंटिंग क्या है कि इट इज द प्रोसेस कंसर्न्ड विथ समराइजिंग ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। उस ट्रांजैक्शन का समराइजिंग करता है, वह एक बताता है कि हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। दूसरा है कि इट कंस्टिट्यूट्स एज अ बेस ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग जो है वह अकाउंटिंग पर आधारित होता है, उसका बेस अकाउंटिंग होता है। जबकि अकाउंटिंग जो है इट इज कंसिडर्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। यह बिजनेस का एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज होता है जिसको कहते हैं लिखने का तरीका, कि हम इसको इसी तरह से लिख सकते हैं। बुक कीपिंग में उसका जो फील्ड होता है, बुक कीपिंग का जो फील्ड होता है उसमें कोई भी उसका सब फील्ड नहीं होता है। सब फील्ड इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, सारे ट्रांजैक्शन को एक साथ ही लिख देते हैं और लिखते भी हैं, जिसको बहुत जगह रद्दी बही भी कहा जाता है, कहते हैं लोग, ठीक है। जबकि अकाउंटिंग जो होता है, अकाउंटिंग में इसका सब फील्ड्स, बहुत सारे सब इसके सब फील्ड्स होते हैं, ठीक है। अब सब फील्ड्स होते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, फिनेंशियल अकाउंटिंग होता है, और भी बहुत सारे इसके फील्ड्स होते हैं। फिनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी असर्टेन्ड। बुक कीपिंग में फाइनेंशियल पोजीशन का पता नहीं चलता है कि क्या उसमें हमारा जो बिजनेस हो रहा है उसका क्या रिपोर्ट है, किस तरह का बिजनेस चल रहा होता है। जबकि अकाउंटिंग में फिनेंशियल पोजीशन के बारे में हमारा पता चलता है, उसके रिपोर्ट के बारे में पता चलता है। रिपोर्ट के आधार पर उसका जो फिनेंशियल पोजीशन होता है
उसके बारे में हमें पता चलता है कि हमारा जो बिजनेस है किस ग्रोथ पर जा रहा है और किस तरह से जा रहा है, उसमें क्या चेंजिंग कर सकते हैं कि उसको हम और आगे लेकर के जा सके, बढ़ा सके। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसके आगे है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो यूजर्स होते हैं, कौन कौन यूजर्स होते हैं जो अकाउंटिंग हम लोग बनाते हैं, पहले उसको बुक कीपिंग में बना करके जो फाइनल स्टेटमेंट बनता है, हमें कहीं भी अगर कुछ दिखाना भी होता है रिपोर्ट भी, तो हम लोग फाइनल अकाउंटिंग के रिपोर्ट को ही दिखाते हैं। कौन कौन लोग होते हैं जिसको हमको दिखाना होता है, जिनको हमें बताना जरूरी होता है? वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो हमारे कंपनी में पैसा लगा रहे होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं जो हमारे लिए काम कर रहे होते हैं, लेंडर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, गवर्नमेंट है, पब्लिक है और मैनेजमेंट है। इन सभी लोगों को हमें यह दिखाना होता है, बताना पड़ता है हमें हमारे बिजनेस के बारे में। अब ऐसा नहीं है कि अगर हमको इन लोगों को बिजनेस के बारे में अगर बताना है तो क्या जो बुक कीपिंग में हम लोग जो एंट्री कर रहे हैं, जर्नल एंट्री कर रहे हैं, क्या उसको हम लोग दिखा देंगे या लेजर जो बना रहे हैं उसको दिखा देंगे? ऐसा नहीं है। हमें दिखाना होता है इसका फाइनल रिपोर्ट जो हम लोग साल के लास्ट में बनाते हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाते हैं। हमारा फाइनेंशियल ईयर मैंने पहले ही बताया था, तो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में 21 मार्च को जब हमारा फाइनेंशियल ईयर समाप्त होता है और बनता है, उस समय जब हम बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, वो बैलेंस शीट एक ऐसा रिपोर्ट होता है जिसमें हम लोग इन यूजर्स को जो इंफॉर्मेशन है वो हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, देते हैं अपने बिजनेस के वस्तु स्थिति को दिखाने के। अकाउंटिंग जो बनाते हैं ये तो हो गया कि हम इनको हम लोग दिखाते हैं। दूसरा ये भी है कि आखिर अकाउंटिंग बनाने क्यों बनाए, ये भी एक सवाल होता है। तो रवि जी नेक्स्ट स्लाइड। इसके 7 रीजन होते हैं, ठीक है? क्यों अकाउंटिंग की हमें आवश्यकता पड़ती है? अकाउंटिंग की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है कि बिजनेस को समझने के लिए, पहले मैंने इसके बारे में हमने चर्चा किया था कि बिजनेस को समझने के लिए, बिजनेस के फाइनेंशियल ईयर को जानने के लिए, बिजनेस को डेवलप करने के लिए, कीप्स बिजनेस ऑर्गेनाइज, बिजनेस को बनाए रखने के लिए भी हमें इसकी जरूरत होती है। अगर बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग कहाँ जाता है कि चलो इसमें हम प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा हमें लॉस हो रहा है, तो हम लोग उस बिजनेस को क्या करते हैं, छोड़ करके दूसरे बिजनेस में चले जाते हैं। तो हमें उसको बनाए रखने के लिए भी जरूरी होता है, ठीक है? ईयर एंड रिपोर्ट्स, अभी इसके पहले हमने चर्चा किया था रिपोर्ट्स देने के लिए, जिनको रिपोर्ट्स की आवश्यकता होती है, तो उनको जब हम रिपोर्ट्स देना होता है तो लास्ट में जो इसका रिपोर्ट तैयार करते हैं, उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए, दिखाने के लिए, जिनको जो यूजर्स हैं हमारे, उनको दिखाने के लिए, ठीक है? उसके बाद है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, भाई बिजनेस अगर हमारा बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा होता है, तो उसमें डिसीजन लेने में भी हमें फायदा होता है। अगर लॉस कर रहा है तो भी डिसीजन लेने में हमें ये फायदा करता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बिजनेस को अगर हमें बढ़ाना है तो बिना इसके रिपोर्ट के हम लोग बढ़ा भी नहीं पाएंगे। अगर हम मुजफ्फरपुर में मोबाइल का बिजनेस कर रहे हैं और बहुत ज्यादा हमारा बिजनेस चल रहा है, चूंकि पब्लिक जो है, लोग जो है हमारे बिजनेस से बहुत इम्प्रूव हो रहे हैं, बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है उनको, तो हम चाहते हैं कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे स्टेट में उस बिजनेस को खोले, तो वहां भी ये चीज, ये जो है फायदा करता है। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स। तो
उसमें कोई भी बिजनेस अगर हम कर रहे होते हैं तो उसमें अगर और ज्यादा अगर इन्वेस्ट करने की जरूरत है या लोन लेने की आवश्यकता है, हमारे पास अगर पैसे की कमी होती है तो हम क्या करते हैं, दूसरे से लोन की आवश्यकता होती है तो क्रेडिटर से लोन लेने में भी हमें ये फायदा करता है, पहुंचाता है। बिजनेस परफॉर्मेंस, अकाउंटिंग से हमें बिजनेस के परफॉर्मेंस का भी पता चलता है कि बिजनेस हमारा क्या ग्रोथ कर रहा है। लीगली रिक्वायर्ड, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। लीगली रिक्वायर्ड ये जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि लीगली तौर पे हम अपने बिजनेस का अकाउंटिंग बनाए। अगर हम नहीं बनाते हैं तो लीगली ये कानूनन एक अपराध भी माना जाता है, जिसके कारण उसका खामियाजा कभी कभी जो है आप देखते होंगे भुगतना पड़ता है, इनकम टैक्स की रेड पड़ती है। तो वहां पर अगर हम अकाउंटिंग को बना रहे होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर रहे होते हैं और तैयार रहता है तो वो हमें वहां भी मदद करता है। ठीक है, मदद इस रूप में करता है कि अगर हमें लॉस हो रहा है और हम टैक्स नहीं भर पा रहे हैं तो वो हाँ बिजनेस को दिखाने में, लीगली तौर पे दिखाने में मदद मिलती है कि हमें लॉस हो रहा है, तो वहां पे टैक्स में छूट भी मिलती है। हमें कितना टैक्स पेड करना है सरकार को, तो वहां भी ये मदद करता है कि इनकम जो ग्रोथ होता है, बिजनेस का जो ग्रोथ है उसके आधार पर ये मदद करता है। तो ये सारी बातें हो गई कि हम अकाउंटिंग के बारे में जान गए कि क्या होता है। तो एक मन में विचार आता है, मन में विचार ये आता है कि आखिर अकाउंटिंग की शुरुआत किसने की। तो रवि जी नेक्स्ट स्लाइड। अकाउंटिंग की जो शुरुआत है वह लुकास पेसियोली, नाम है फारा लुकास पेसियोली, जिसको हम लोग लुकास पेसियोली के भी नाम से जानते हैं। इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ये इटली के वेरिस नगर के रहने वाले थे, जिन्होंने 1494 ईस्वी में 1494 में इसकी खोज की थी और इनको फादर ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग भी कहा जाता है। यानी बुक कीपिंग का और अकाउंटिंग का इनको फादर भी कहा जाता है। और इन्होंने ही सबसे पहले जो है डबल एंट्री सिस्टम का खोज किया और हम लोगों को प्रदान किया, पब्लिश किया, हम लोगों को दिया भी डबल एंट्री सिस्टम। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था डबल एंट्री सिस्टम के बारे में कि किसी भी अकाउंटिंग का दो पक्ष होता है, एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। ठीक है, एक को डेबिट करना और दूसरे को क्रेडिट करना होता है। ठीक है, तो दो पक्ष होता है। तो डबल एंट्री सिस्टम का इन्होंने खोज किया था, ये इटली के रहने वाले थे। जबकि अगर हम बात करें कि अकाउंटिंग जो है इनको तो कहा जाता है लुकास पेसियोली जी जो है इनको कहा जाता है अकाउंटिंग का फादर। ठीक है, अकाउंटिंग के फादर और बुक कीपिंग का भी इनको फादर कहा जाता है। और एक और है जिनका नाम है श्री कल्याण सुब्रमण्य अय्यर। रवि जी नेक्स्ट स्लाइड में दीजिएगा। ठीक है, जिनको फादर ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया कहा जाता है। रवि जी नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, इनको फादर ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया कहा जाता है, जिन्होंने इंडिया में अकाउंटिंग की शुरुआत की थी। इन्होंने यहाँ इंडिया में दिया गया था इसको। ठीक है, इंडिया में जो एस्टेब्लिश्ड हुआ था, जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1 जुलाई 1949। 1949 में चार्टर अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की गई थी यहाँ इंडिया में। और श्री कल्याण सुब्रमण्य अय्यर जी जो हैं उनको फादर ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया कहा जाता है।
तो ये तो अकाउंटिंग की सारी बातें हो गई कि कैसे हम लोग क्या करते हैं। अकाउंटिंग में मूल रूप से अगर हम बात करें तो बेसिक तौर पे हमें 4 चीजों की आवश्यकता होती है। रवि जी नेक्स्ट स्लाइड दीजिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट की कि यहाँ पर तो वो 4 चीजें हमें ज्यादा जरूरी होता है जानना, और बच्चों को भी हमें ये चीज बताना होता है। जो मूल चीज है 4, वो है पहला एसेट्स, दूसरा कैपिटल, तीसरा लायबिलिटी, चौथा है एक्सपेंसेस, और पांचवा है इनकम। सॉरी, ये 5 चीज है जिसे हमें जानना जरूरी होता है, क्योंकि इसी 5 चीज पर ही पूरा अकाउंटिंग जो कहें कि पूरा आधारित होता है, इन्हीं 5 चीजों। तो द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन जो एसेट्स का हम कहते हैं, लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर एसेट्स कहते किसको है। ठीक है, एसेट्स किसको कहेंगे, कैपिटल किसको कहेंगे, लायबिलिटीज किसको कहेंगे, एक्सपेंसेस किसको कहेंगे, और इनकम किसको कहेंगे, इसके बारे में जानना जरूरी। अब है एसेट्स। एसेट्स हम किसको कहते हैं? साधारण तौर पे अगर हम बात करें, विद्यालय ही की अगर हम बात करते हैं, तो विद्यालय में हमारा भवन है, बिल्डिंग है, गाड़ी है, वैन है, उसके बाद टेबल है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को हम एसेट्स कहते हैं। एसेट्स मीन्स संपत्ति। कोई भी बिजनेस अगर हम कर रहे होते हैं तो उस बिजनेस का वो संपत्ति होता है। बिना संपत्ति के तो बिजनेस शुरू भी नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एसेट्स। तो एसेट्स के बारे में है कि रिसोर्स अ बिजनेस ऑन्स प्रोवाइड फर्दर सर्विस और बेनिफिट्स, कैश, सप्लाईज, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, ये सब एसेट्स के ही भाग होते हैं। जिसमें जो कैश होता है उसको हम लोग लिक्विड एसेट्स बोलते हैं, और वैसी संपत्ति जो बार बार कहते हैं ना कि खरीदा या बेचा नहीं जाता है, उसको हम लोग फिक्स एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, और एक ऐसी भी संपत्ति होती है जो खरीदते हैं और तुरंत बेच देते हैं, तो वो वेरिएबल एसेट्स में हमारा आ जाता है, तरल संपत्ति में ही, लिक्विड एसेट्स में ही, लिक्विड एसेट्स में हमारा कैश आता है। ठीक है, तो आखिर एसेट्स एक्चुअल में इन सभी चीजों को जब हम एसेट्स बोलते हैं, कैश को भी हम लोग एसेट्स ही बोलते हैं, एसेट्स कहते हैं, एक्चुअल में आखिर एसेट्स है क्या? तो एक सिंपल सा परिभाषा है इसका। परिभाषा कहें या यूं कहें कि हमें ये बताना होगा कि एसेट्स जो है, जो हमको भविष्य में या तो हमको सर्विस प्रदान करे या फिर हमको बेनिफिट प्रदान करे, वही हमारा एसेट्स होता है। चाहे वो किसी भी रूप में। अगर हम एक पेन की भी बात करते हैं विद्यालय में, तो पेन भी हमारा एसेट्स के रूप में ही देखा जाता है, क्योंकि पेन से भी हम काम लेते हैं, और जब काम लेंगे तो उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में, भविष्य में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो एसेट्स मतलब कि जो भविष्य में हमें बेनिफिट दे, हमें क्या, कंपनी को, जो भविष्य में कंपनी को बेनिफिट देता है वो एसेट्स कहलाता है। ठीक है, एसेट्स कंपनी का ही होता है, ऑनर का एसेट्स कभी नहीं होता है, क्योंकि ऑनर खुद उस कंपनी के लिए जो है एज ए एम्प्लॉय, एज ए क्रेडिटर्स होता है, उसको चलाने वाला एक व्यक्ति होता है। जो प्रॉफिट जब वो कमाता है, एक बिजनेस जब प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है, तो उस प्रॉफिट का वो हकदार होता है। उस प्रॉफिट में भी वो जो ऑनर है, उस प्रॉफिट में भी जो उसके बाहरी लेनदार होते हैं, बाहरी जो क्रेडिटर्स होते हैं, उनको देने के बाद जो बच गया, उसी के वो हकदार हैं लेने के।
और वही उनका एक्चुअल प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट जो बिजनेस को पहुंचाता है। ठीक है, कवि जी नेक्स्ट स्लाइड दीजिएगा। उसके बाद आता है हमारा कैपिटल। कैपिटल आखिर क्या है? तो कैपिटल्स की अगर हम परिभाषा देखते हैं तो कैपिटल्स है कि कैपिटल्स रेफर्स टू फाइनेंशियल रिसोर्स दैट बिजनेस कैन यूज टू फंड their operations like cash, machinery, equipment, and other resources. These are the assets that allow the business to produce and product or service to sell to customers. कैपिटल वो सभी चीज होता है, ठीक है, जिसके कैपिटल हम उसको कहेंगे। कैपिटल साधारण तौर पे अगर हम बात करें तो कैपिटल हम लोग कैश को बोलते हैं। कैपिटल जो है हम लोग कैश को बोलते हैं। 1 सेकेंड, अभी ये जो आप देख रहे हैं ये नोट अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 500 का नोट है। ठीक है, इसको मान लीजिए कि ये 5 लाख है, मान के चलिए कि ये 5 लाख है। ठीक है, तो ये है तो कैश, और अभी हमने इसके पहले पढ़ा था कि जो कैश है वो तो एसेट्स है। तो ये फिर ये कैपिटल आखिर हुआ कैसे? कैपिटल को साधारण तौर पे हम लोग यही जानते हैं कि कैपिटल जो है हम लोग का पूंजी है। हिंदी में अगर बात करें तो वो क्या है? वो पूंजी है। ठीक है, जिसको ऑनर जो है कैश लिया और बिजनेस पे स्टार्ट किया। तो अगर इस कैश को हम लोग पूंजी कहेंगे, कैपिटल अगर हम इसको अगर हम कैपिटल बोलेंगे, तो फिर हमने जो एसेट्स पढ़ा था उसमें एसेट्स में कैपिटल को, ये कैश को हमने एसेट्स पढ़ा जिसको लिक्विड एसेट्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमें ये जानना जरूरी होगा कि ये जो कैश है ना, ये कैश कैपिटल नहीं होता है। ठीक है, कैश कैपिटल नहीं होता है। अब सपोज कीजिए, अब जैसे एक मान लीजिए कि एक बिजनेस है, जिसे अभी मैंने बात XYZ एक बिजनेस। ठीक है, कैपिटल कहेंगे किसको? एक्चुअल में कैपिटल हम किसको कहेंगे उसके बारे में बताते हैं। मान लीजिए कि एक बिजनेस है, ठीक है, XYZ एक बिजनेस है और उस बिजनेस में एक मालिक है। ठीक है, मालिक है, मान लीजिए मिस्टर ए जो है वह उस बिजनेस का मालिक होता है। उस मालिक का क्या काम है कि वह कैश जो है, कैश वह लाता है पूंजी के रूप में, वह लाया पूंजी के रूप में और कंपनी को चलाया शुरू किया। पूंजी के रूप में लाया और उसको स्टार्ट किया, लेकिन कैश है कैपिटल। तो जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं उस समय जो हम पूंजी के तौर पे जो पैसा लाते हैं, तो मैंने पहले बताया था कि ये जो सिस्टम है अकाउंटिंग का, वह डबल एंट्री सिस्टम पे काम करता है। डबल एंट्री सिस्टम पे काम करता है। एक तो पूंजी आया, कैश आया, और दूसरा, और ये बिजनेस जो होता है, यह बिजनेस आपसे पूछेगा, आपसे यह जानना चाहेगा, उससे पूछेगा मिस्टर ए से कि भाई साहब, बिजनेस पूछता है, क्योंकि मैंने पहले बताया है बिजनेस अलग होता है और ऑनर अलग होता है। बिजनेस पूछता है मिस्टर ए से कि भाई साहब, आपने ये जो पैसा इसको शुरू करने के लिए आप लगा रहे हैं, आ रहा है, यह पैसा कहाँ से पैसा आया? ठीक है, तो वो बताता है, बिजनेस कहता है कि ये पैसा जो है हमारे मालिक ने जो हमको शुरू किया, इसको जो खड़ा किया, शुरू कर रहा है वो मालिक ये पैसा को लाया। ठीक है, अब पैसा लाया कौन? मालिक लाया। तो यहाँ पर मालिक के नाम को न लिख करके, मालिक को कहते हैं ना कि एक इज्जत देने के लिए, एक रिस्पेक्ट देने के लिए, मालिक के नाम को न लिख करके हम लोग वहां पर कैपिटल लिखते। तो कैपिटल यही चीज है।
ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क, हमें इसी फर्क को समझना होगा और जानना होगा। बच्चों को भी हमें ये चीज क्लियर करके बताना होगा, उनको ये चीज समझाना पड़ेगा कि कैपिटल में जो कैश लाते हैं वो आखिर है क्या। ठीक है, अब जैसे सपोज मान लीजिए कि हमारे माँ है, माँ पिताजी, ठीक है, तो हम अपने माँ पिताजी को नाम से तो नहीं बुला सकते, कभी नहीं बुलाते हैं उनको। हम या तो माँ बोलते हैं या फिर पिताजी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उनकी इज्जत करने के लिए। अगर हम उनको, माँ को अगर हम नाम से बुलाएंगे तो क्या हम उनका रिस्पेक्ट दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। ठीक है, पिताजी को अगर हम पिताजी ना करके उनके नाम से बुलाएंगे तो क्या उनका हम रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं? नहीं कर रहे होते। ठीक उसी तरह से बिजनेस का भी जो मालिक होता है उसके लिए एक तरह से कहें तो शुरू करने वाला मालिक है, माँ पिता जो भी कर सकते हैं वो है। तो उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, बिजनेस के मालिक को रिस्पेक्ट देने के लिए ही हम उसका नाम न लिख करके हम उसको, उसके जगह पर हम कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं। तब हम लिखते हैं वहां पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश आए, चूंकि आता तो कैश ही है, मालिक पैसा को जिस रूप में देता है वह कैश होता है। और कैपिटल जो हम लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट लिख के टू कैपिटल जो लिखते हैं, वो मालिक का नाम होता है। उसको रिस्पेक्ट देने के लिए हम वहां पर उसको कैपिटल लिखते हैं। रवि जी नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद है लायबिलिटीज। आखिर लायबिलिटीज है क्या? तो जनरली लायबिलिटीज रेफर्स टू स्टेट ऑफ being responsible for something, and these terms can refer to any money or service owned to another party. ठीक है, लायबिलिटीज को अगर हम सिंपल शब्द में अगर हम जानना चाहेंगे तो लायबिलिटीज का मतलब एक तरह का बर्डन होता है, एक तरह का ऐसा बर्डन होता है जिसको हमको हर हालत में देना ही देना होता है। ये बिजनेस के ऊपर, व्यवसाय के ऊपर एक तरह का बर्डन होता है। जब भी व्यवसाय अगर दिवालिया होगा तो सबसे पहले लायबिलिटीज को ही क्लियर किया जाता है, उसके एसेट्स से लायबिलिटीज को क्लियर किया जाता है, जो भी एसेट्स आता है। ठीक है, तो एक तरह का ये बर्डन होता है। ठीक है, लायबिलिटीज मतलब अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको बोलते हैं दायित्व। हिंदी में लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व, और इसको देना भी हमें जरूरी होता है। ठीक है, अब रवि जी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हम किसको कह सकते हैं? ठीक है, तो एक्सपेंसेस सिंपल तौर पे अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दे आर अमाउंट्स दैट हैव बीन पेड, विल बी पेड लेटर फॉर कॉस्ट दैट हैव बीन इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू। एक्सपेंसेस मतलब जो हम खर्च कर देते हैं, हम लोग यही जानते हैं कि एक्सपेंसेस का मतलब हो गया कि खर्च कर देना। जो भी पैसा है हमने जो खर्च किया बिजनेस में, वो एक्सपेंसेस कहलाता है। ठीक है, ये आपको मूल परिभाषा है जो यहाँ स्क्रीन पे आप लोग देख भी रहे होंगे। असल में अगर हम इसके गहराई में जाएं और इसके भीतर अगर हम देखेंगे तो एक्सपेंसेस जो होता है मूल रूप से एक ऐसा वैल्यू होता है कि कहने का मतलब कि जिस वैल्यू का बेनिफिट हम ऑलरेडी ले चुके होते हैं, ठीक है ना, चाहे पेमेंट हो या ना हो, वो एक्सपेंसेस कहलाता है। जिसका हम बेनिफिट ले चुके होते हैं वही एक्सपेंसेस कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं अगर एक टीचर हूं और मैं यहाँ विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, सरस्वती विद्या मंदिर में मैं पढ़ा रहा हूँ, तो
हमें महीना में पैसा मिले या ना मिले ये अलग बात है, लेकिन वहां पर जो अकाउंटेंट बैठे हुए होते हैं, जो हमारी सैलरी को बना रहे होते हैं, बनाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए पैसा देना ये अनिवार्य होता है। वो हमें चाहे आज दे या कल दे, वो एक्सपेंसेस ही कहलाता है उनके लिए, ठीक है। तो एक्सपेंसेस को मूल तौर पे हम जिसका बेनिफिट ले चुके हैं, कोई भी चीज का अगर हम बेनिफिट ले चुके होते हैं तो वो हमारा एक्सपेंसेस होता है, हम पेमेंट करें या ना करें। अगर हम कोई सामान भी बाजार से अगर हम खरीद करके लाते हैं, बिना पेमेंट किए हुए अगर हम उसका ले करके आते हैं, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्यों बन जाती है? उस व्यक्ति को, दुकानदार को पैसा देना, क्योंकि वो सामान का यूज हम कर लिए। अगर उसके दुकान से खरीद करके हम घर ले आए, कर लिए, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको पैसा दें। अगर हम उसका सामान का यूज ही नहीं करेंगे तो हम पैसा देंगे? नहीं देंगे। अगर मान लेते हैं ये कलम है, ये कलम अगर मैं बाजार से नहीं खरीदूं तो क्या मैं इसका पेमेंट करूंगा? नहीं करूंगा। तो जब पेमेंट नहीं करूंगा तो एक्सपेंसेस मेरे लिए होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको खरीद करके ले आए और इसका हम यूज कर लेते हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको जा करके दे। अगर इसकी कीमत 5 रुपया है तो 5 रुपया, 10 रुपया है तो 10 रुपया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उसको देना, ठीक है। रवि जी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है इनकम। इनकम को हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी काम के बदले में धन जो हमें प्राप्त होता है, जो भी धन प्राप्त होता है वो हमारे लिए इनकम कहलाता है। इनकम और एक्सपेंसेस एक ही सिक्के के कहते हैं कि दो पहलू होते हैं, एक हेड है तो दूसरा टेल है। जो चीज इनकम है वही चीज दूसरे के लिए एक्सपेंसेस हो जाता है। मेरे लिए जो इनकम होगा, अगर मैं विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ और मुझे सैलरी मिल रही है, तो सैलरी मेरे लिए इनकम हो जाता है, और वही सैलरी विद्यालय के लिए जो है वह एक्सपेंसेस हो जाता है, ठीक है। अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, मजदूरी का ही काम कर रहे होते हैं, तो वहां जो वेजेस हमको मिलता है, मजदूरी मिलती है, वो मजदूरी हमारे लिए इनकम हो जाती है, और उस कंपनी के लिए वो वेजेस जो है वो एक्सपेंसेस के रूप में होता है, क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम में काम करता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि इनकम जो है, कहते हैं ना कि बेनिफिट लेना, अभी मैंने बात किया कि बेनिफिट लेना एक्सपेंसेस, जिसका बेनिफिट ले रहे होते हैं वो एक्सपेंसेस कहलाता है। तो बेनिफिट लेना एक्सपेंसेस है, तो बेनिफिट देना हम इनकम कहते हैं। बेनिफिट देना इनकम है, क्योंकि हम अगर बेनिफिट दे रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, उसके बदले में हम पैसा लेंगे, तो वो मेरे लिए इनकम होता है, और जिसको पढ़ा रहे हैं वो मेरा बेनिफिट ले रहा है और उसके बदले में वो हमें पेमेंट करेगा, तो वो उसके लिए एक्सपेंसेस हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब कि अब ये भी है कि हमको पैसा मिले या ना मिले, वो हमारे लिए इनकम ही होगा। हम अगर पूरे महीने अगर काम कर लिए, ठीक है, पूरे महीने किसी बच्चे को हमने पढ़ा दिया, और पढ़ाने के बाद वो हमको पैसा अगर नहीं देता है, कहता है कि सर जी अभी इस महीने में हमको पैसा नहीं है, आप उसको अगले महीने में पैसा ले लीजिएगा हमसे। इस महीने का पैसा वो हमको अगले महीने में दिया, तो इस महीने मैंने उसको बेनिफिट दिया, मेरे लिए वो इनकम ही होगा। हम उसको इनकम के रूप में ही दिखाएंगे कि ये मेरा इनकम है। इनकम कहते हैं ना कि जो जिसका हमने बेनिफिट दिया और मुझे पैसा नहीं मिला। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरी सैलरी 15,000 रुपया है इस विद्यालय में,
अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, मान के चलिए कि मेरी सैलरी अगर 15,000 रुपया है और उस 15,000 में से हमें सिर्फ मिला 10,000 और 5,000 स्कूल किसी कारणवश अगर नहीं देता है और हमसे कहा कि सर जी, आचार्य जी, आप जो है पैसा अभी नहीं लीजिए, 5,000 रुपया दिक्कत है, आपको हम अगले महीने में दे देंगे, तो वो 5,000 रुपया मेरे लिए इनकम ही होगा, और चूंकि मुझे मिला नहीं है फिर भी वो मेरे लिए इनकम होगा और विद्यालय के लिए वह खर्चा ही कहलाएगा। तो वो कौन सा खर्चा कहलाएगा? क्योंकि हमको मिला नहीं, लेकिन वो कौन सा खर्चा या इनकम होगा? वो जाएगा आउटस्टैंडिंग में, सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी जाएगा, क्योंकि हमको मिला नहीं है। ठीक है, जब वो मिल जाएगा तब हमारे सैलरी से फिर वो हमारे अकाउंट को फिर कॉन्ट्रा एंट्री मार करके, अपोजिट एंट्री मार करके उसको फिर खाता को क्लोज किया जाता है, बराबर कर दिया जाता है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस महीने में 30 तारीख तक हमने काम किया, काम करने के बाद प्रधानाचार्य जी के पास गए और बोले कि प्रधानाचार्य जी, हमें अभी बहुत ज्यादा जरूरी है, डॉक्टर को दिखाना है या फिर हमें ये सामान खरीदना है, बहुत ज्यादा अर्जेंट है, हमें 5,000 रुपया ज्यादा चाहिए इस महीने में, आप मेरे मानधन से अगले महीने में आप उसको काट लीजिएगा। ये कौन सा पैसा हो जाएगा भाई? एडवांस। हमने एडवांस लिया, जिसको हम लोग प्रीपेड के नाम से जानते हैं, पहले भुगतान कर देना, प्रीपेड सैलरी, उसके नाम से हम लोग उसको जानते हैं, जिसको फिर अगले महीने में उतना से, जितना हम इस महीने में एक्स्ट्रा लिए होते हैं उतना ही अमाउंट से फिर अगले महीने में हम उसको क्रेडिट करते हैं, डेबिट और क्रेडिट करके उसको फिर खाता को क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम जो है दो ही चीज पर आधारित होता है, एक होता है डेबिट पक्ष और दूसरा होता है क्रेडिट पक्ष। जैसा कि मैंने पहले हमने बताया कि दो ही पक्ष पे आधारित होता है, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। हिंदी में डेबिट को नाम पक्ष कहते हैं और क्रेडिट को जमा पक्ष बोलते हैं। तो दो ही पक्ष पे आधारित होता है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट, क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम पर काम करता है। रवि जी नेक्स्ट स्लाइड दीजिएगा। ये डबल एंट्री सिस्टम पर काम करता है और दोनों जो होता है, कहते हैं ना, एक तराजू के भांति होता है, दोनों पलड़ा बराबर। जब हम कोई सामान खरीदने बाजार में जाते हैं तो एक तरफ बटखारा होता है और दूसरे तरफ सामान होता है, और जब दोनों जो पलड़ा है तराजू का बराबर होता है तभी वो सामान हमको मिलता है, दुकानदार हमें सामान देता है। ठीक उसी तरह से ये भी है कि दोनों पक्ष, डेबिट और क्रेडिट, दोनों पक्ष बराबर होगा तभी हम जो कहते हैं कि जो लिखते हैं डेबिट, जो मैंने कहा कि कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट, बिजनेस में पैसा लगाया तो कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट। कोई सामान अगर हम खरीद रहे होते हैं तो जो सामान खरीदे उस सामान का नाम लिखे, अगर सामान का नाम मालूम नहीं है तो लिखते हैं परचेजेज अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, कैश खरीद रहे हैं तो कैश अकाउंट, अगर उधार खरीद रहे होते हैं तो जिससे उधार खरीदते हैं उसका नाम लिख देते हैं, राम से खरीदे तो राम अकाउंट, क्रेडिट करते हैं। अगर हम कोई सामान को अगर हम बेच रहे होते हैं तो बेचने के बाद हमें क्या मिलता है? बेचने के बाद कैश आया तो कैश को डेबिट किया और सेल को क्रेडिट किया, क्योंकि सामान बेच रहे होते हैं। तो दोनों पक्ष जो होता है बराबर होना चाहिए। और ये एक इसकी सबसे खास बात ये होती है अकाउंटिंग की कि ये मात्र 3 गोल्डन रूल पर ही आधारित होता है। 3 गोल्डन रूल्स ये पूरे अकाउंटिंग का बेस होता है। रवि जी नेक्स्ट स्लाइड दीजिएगा। पूरे अकाउंटिंग का जो कहें कि बेस होता है
3 गोल्डन रूल्स होते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, पहला। दूसरा होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यही 3 गोल्डन रूल पर पूरा अकाउंटिंग सिस्टम जो है इसी 3 पर आधारित होता है। डेबिट द रिसीवर, ठीक है, जो हम लोग पा रहे हैं, जो हमें आ रहा है उसको डेबिट करना। क्रेडिट द गिवर, जो जा रहा होता है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि सामान खरीदने की बात मैंने कही कि सामान हमने खरीदा, तो सामान खरीदा तो सामान हमारे पास आया, तो जो सामान आया, जैसे अगर मान लीजिए ये पेन अगर हम खरीद रहे हैं तो ये पेन कंपनी के पास आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पेन अकाउंट डेबिट करेंगे, पेन्स अकाउंट डेबिट। और चूंकि इस पेन को खरीदने के क्रम में हमारे पास से, कंपनी के पास से कैश जाता है, तो कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया उसको डेबिट कीजिए और जो गया उसको क्रेडिट कीजिए। जैसे हमने ये कोई सामान अगर हम बेच रहे होते हैं, किसी सामान को, किसी गुड्स को बेचते हैं, गुड्स को अगर हम बेचते हैं तो हम क्या करते हैं, बेचा तो आया हमारे पास क्या, कैश आता है, तो वहां पे हम कैश अकाउंट डेबिट लिखते हैं। और हमारे पास से सामान जाता है, अगर सामान का नाम मालूम है तो उस सामान का नाम लिख करके क्रेडिट करते हैं, अगर नाम नहीं मालूम है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट करते हैं। उसी तरह से है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितना भी एक्सपेंसेस होता है या लॉस होता है उसको हम लोग डेबिट करते हैं, और जो कहते हैं कि इनकम हो रहा है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। लॉस और एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें कि जैसे हमने कहा कि कंपनी को अगर कहते हैं ना कि रेंट देना है, तो रेंट देने में हमारा क्या होता है कि हम रेंट जब देते हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट करते हैं, और उसके एवज में हमारा क्या जाता है, कैश जा रहा होता है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट करते हैं। कहते हैं ना, जाने वाले को क्रेडिट करो, ठीक है। तो पूरा जो अकाउंटिंग सिस्टम है, जितना भी हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है, अभी जितनी भी बातें हमने की, तो ये सारा चीज इसी 3 गोल्डन रूल्स पर आधारित होता है। इसी 3 गोल्डन रूल्स पर पूरा अकाउंटिंग आधारित है, पूरा जो अकाउंटिंग है वह बनता है। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। सभी लोग को रजिस्ट्रेशन लिंक प्राप्त हो चुका होगा इस सेशन की, तो अब इसमें अटेंडेंस लिंक की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और सभी जितने भी रजिस्ट्रेशन किए थे सभी लोग प्रेजेंट भी हैं। आप सभी से आग्रह है कि